हेलो नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय फेवरेट यूट्यूब चैनल शोपाध्याय बाय क्लासेस। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के आगाज सीरीज में, जो कि आपके लिए एक फाइनल लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपने देखा था, वो जेनेसिस देखा था। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग लगभग थे, वो सब समाप्त हो चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्लेसेंटा के बारे में, पार्चुरेशंस के बारे में देखेंगे, लैक्टेशंस के बारे में देखेंगे। ये लास्ट 3 टॉपिक्स जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और बढ़िया से बताएंगे आप लोगों को। आई होप कि आप ये लेक्चर बढ़िया से पढ़ लेते हैं, तो आपका ये चैप्टर आज से यहाँ पर फिनिश माना जाता है। और अगर शुरू से आपने सारे क्लासेस पढ़े होंगे, तो ये आप जान लीजिए कि आपको यह सब बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्ट किस तरह से मैंने किया है, आप देख ही पा रहे होंगे। तो आइए लेट नहीं करते हैं, इस लेक्चर को समाप्त करते हैं बहुत जल्द ही। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट से जरूर करेंगे बेटा, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों के लिए लगातार निरंतरता के साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप ही के सपोर्ट के साथ ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। So don't be late. Now come to the point, and we will talk about the placenta. As you know that the heading is there, placenta. You know placenta. Placenta आप जानते हैं, is not a simple membrane. एक सिंपल नहीं है, बल्कि आई कैन से दैट इट्स मेड अप बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ द टिश्यू। चाहे वो मैटरनल हो, चाहे वो कोरियोनिक टिश्यूज होते हैं। यही सारे टिश्यूज आपस में देखेंगे किस तरह से कोरोनिक विलाई बनाते हैं, और यह विलाई जब आपस में मिल करके आप देखेंगे कि ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। प्लेसेंटा होता क्या है, प्लेसेंटा का काम क्या है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, किस तरह से वेस्ट को यानी CO2 को शरीर से उस एम्ब्रियो से माँ के माध्यम से बाहर हो जाता है, किस तरह से न्यूट्रिशन को माता के शरीर में जब आता है तो वह प्लेसेंटा के माध्यम से उस बच्चे को, उस फेटस को, एम्ब्रियो को क्या होता है, मिलता है। ऐसे तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी प्लेसेंटा के पास है। तो आइए हम लोग प्लेसेंटा के विषय में सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, और लेट नहीं करेंगे, इसमें देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मैं बताता भी चलूँगा। तो अपना नोटबुक आप निकालिए और लिखते भी रहेंगे। प्लेसेंटा के बारे में सबसे पहले हम लिखेंगे, नॉट ए सिंपल मेम्ब्रेन बट मेड अप बाय डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। तो आइए बेटा, वो टिश्यूज कौन कौन से हम टिश्यूज के नाम रखेंगे यहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैटरनल टिश्यू, मैटरनल टिश्यू की बात करूं, या मैं यहाँ पर बात करूं एम्ब्रियोनिक टिश्यूज की बात करूं, या फिर मैं यहाँ पर कोरियो या कोरियो एलांटोइक, कोरियो एलांटोइक टिश्यूज की बात करूं, ऐसे तमाम टिश्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जैसे अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ आपको मैटरनल में, तो इसमें आप बता सकते हैं यूटेराइन इपिथेलियम होता है, यूटेराइन इपिथेलियम है ना। इसमें आपको कनेक्टिव टिश्यूज भी मिल जाएंगे, कुछ ब्लड वेसल्स भी मिल जाएंगे, तो यहाँ पर चाहिए तो लिख सके, कुछ आपको कैपिलरीज भी मिल जाते हैं। यानी पहला जो है मैटरनल टिश्यूज, मैटरनल टिश्यूज में यूटेराइन इपिथेलियम है, कनेक्टिव टिश्यू है, कैपिलरीज भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर हम बात करते हैं जब एम्ब्रियोनिक की, तो एम्ब्रियोनिक वाले में देख सकते हैं क्या होता है इसमें भाई। इसमें बता देंगे योग सेल, योग सेल हो जाएगा आपका। इसमें भी हम बता सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक
मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। वास्तव में इसको क्या बोलते हैं? कोरियोन, ठीक है ना, कोरियोन कहते हैं। या इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये लास्ट है इसमें कोरियो एलोन्टोइक टिश्यूज। इसमें आप देख सकते हैं बेटा कि ये क्या बनाता है। ये आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपको एम्ब्रियोनिक कोरियोन बनाता है। ये क्या बनाता है? एम्ब्रियोनिक कोरियोन बनाता है, ठीक ना। इसी में आपको देख सकते हैं कि क्या इसमें रहेगा? एलेंटोइक एलेंटोइक मेम्ब्रेन रहेगा। तो ये तमाम चीजें यानी स्पेशली आपको दिमाग में रखना क्या है? मैटरनल टिश्यू है, इसमें एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होते हैं और कोरियोन एलोन्टोइक टिश्यूज पाए जाते हैं। अलग अलग इसके इसमें पार्ट्स होंगे जो आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें साथियों आगे हम देखेंगे, ये तो एक मामला था कि हाँ हमने कहा कि इट्स नॉट अ सिंपल मेम्ब्रेन बट इट इज अ मेड अप बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज का नाम दिया है, उस टिश्यूज के अंतर्गत क्या क्या चीजें आने की संभावनाएं हैं, ये तमाम चीजें आपने देखा। अब हम उसको आगे लेकर चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे, आपको मैंने बताया था कि इम्प्लांटेशन यानी इंडोमेट्रियम की वाल जो यूटेरस के होते थे उसी पे जा करके किस तरह से ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाता है, उसी पे एम्बेडेड हो जाता था। यानी लिख सकते हैं यहाँ पर आफ्टर इम्प्लांटेशन एक आपको एक फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक उभार मिलेगा। किस तरह से? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलेगा। कहां पर होगा ये? ऑन ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या नाम होगा इसका? कोरियोनिक विलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कोरियोनिक विलाई क्या होता है बेटा? ट्रोपो जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तब देखा जाता है कि यह ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर एक फिंगर नुमा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड द कोरोनोइक विलाई के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे इसमें। अब ये कोरोनिक इसी चीज से सराउंडेड होता है, तो लिख लीजिए आगे सराउंडेड बाई यूटेराइन टिश्यू, यानी यूटेराइन टिश्यूज के साथ साथ और साथ ही साथ किसके साथ? एंड मैटरनल मैटरनल ब्लड। यानी हम देखेंगे ये जो कोरोनोइक विलाई जो है ये किस चीज से घिरा सराउंडेड है? ये तो यूटेराइन टिश्यू है, साथ ही साथ मैटरनल ब्लड। ये दोनों इसको आपस में घेर के रखते हैं। इसे मान लो ये वाला भाग हमारा, हमने बता दें कोरोनोइक विलाई बीच में है, ये कोरोनिक विलाई है। और इस कोरोनिक विलाई को चारों तरफ से पहले कौन घेरता है? देखिए यूटेराइन टिश्यू घेर रही है चारों तरफ से, दूसरे साइड है मैटरनल ब्लड, ऐसे घेर के रख लिया। अब होता क्या है कि बीच में है क्या? बीच में हमारा कोरोनोइक विलाई है जो फिंगर नुमा है, जो ट्रोपोब्लास्ट पर है आफ्टर इम्प्लांटेशन। अब ये आपस में ये जो है कोरोनोइक विलाई और ये जो मैटरनल ब्लड है ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। तो वही चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपस में क्या करेंगे बेटा कि कुछ समय बाद ये दोनों जो हैं, देखिए मैं यहाँ डायरेक्टली बता देता हूँ, समझ लीजिएगा इसको। ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में ये दोनों इंटर कनेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इंटर कनेक्टेड। अभी लोग इंटर जब कनेक्ट होते हैं तो कुछ फॉर्मेशन करेंगे, क्या बताएंगे? इंटर कनेक्टेड होते हैं और ये क्या करते हैं भाई? ज्वाइंट होते हैं, यानी ज्वाइंटली फॉर्म ए। क्या बनाएंगे? फॉर्म ए स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इसके बीच में रहेगा बिटवीन, बता देंगे यहाँ पर, बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो, ब्रैकेट में ले लेंगे क्या? फिटस एंड मैटरनल बॉडी। इसी का नाम क्या पड़ जाता है भाई? इसी का नाम हम लोग कहते हैं प्लासेंटा। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही है? बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही इजी फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने कहा कि
ये जो हमारा क्रोनिक विलाई होता है ये किस चीज से घिरा होता है बेटा? तो हमने बता दिया कि घिरा होता है किसके, यूटेराइन टिश्यू के साथ और मैटरनल ब्लड के साथ। ये आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जुड़ करके क्या बनाते हैं, इंटरकनेक्टेड होने के बाद आप देखेंगे कि ये ज्वाइंट होने के बाद एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, किसके किसके बीच में? एक तो जो इम्ब्रियो भी माँ के गर्भ में पड़ रहा है फिटस, वो, और किसके बीच में, माता के शरीर में, मैटरनल बॉडी के बीच में एक लकीर बनाएगा, एक कह सकते हैं, कैसे, एक कैनाल, नलिका बनाएगी, उसी नलिका का नाम क्या है, प्लेसेंटा। क्लियर यहाँ तक बात है? ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर। अब ये जो क्रोनिक है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ये जो कोरियन है ये टेक प्लेस किस चीज में टेक प्लेस करता है? टेक प्लेस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा फॉर्मेशन। सो ह्यूमन प्लेसेंटा कॉल्ड, अच्छा ये जो कोरियन होता है, ये कोरियन हमेशा प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है ना, इसीलिए हम ह्यूमन के प्लेसेंटा का नाम क्या दे देते हैं? कोरोनोइक प्लेसेंटा, कोरियोनोइक प्लेसेंटा, जो कि मदद किसमें करता है? कोरोनिक प्लेसेंटा किसमें मदद करेगा? व्हिच सप्लाई, देख लेंगे यहाँ तो दिक्कत है इसमें, देखेंगे which help in supply of O2 nutrient embryo, वहां से क्या करेगा, and removal of CO2, और कामा लगा देंगे excretory waste by embryo। यानी हमने एक चीज देखा, जो कोरियन था ये कोरियन प्लेसेंटा बनाने में इन्वॉल्व होता है, इस वजह से हम इसका नाम देते हैं कोरोनिक प्लेसेंटा कहते हैं। और यह कोरोनिक प्लेसेंटा हेल्प करता है सप्लाई देने में, किस सप्लाई को? ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को, किसको? इम्ब्रियो को। और साथ ही साथ वहां से क्या रिमूव करता है? CO2 को रिमूव करता है, और जो भी वेस्ट शरीर में माता के बन रहा होगा उस फिटस के पास, उसको बाहर करने में ये क्या करता है? मदद करता है इम्ब्रियो से। समझ में आई थी बातें? एक एक पॉइंट बिल्कुल कन्फर्म समझ के चलिए, ठीक। आगे इसमें देख लेंगे, आगे क्या इसमें बढ़ा दीजिए इसे। जो प्लेसेंटा होता है बेटा, ये जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा कनेक्ट है किसके साथ? इम्ब्रियो। किसके द्वारा? बाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं यहाँ पर, प्लेसेंटा जो है ये इम्ब्रियो से कनेक्ट होता है। जो प्लेसेंटा है, एक जो नारा है, वो नारा इम्ब्रियो से कनेक्ट होता है, किसके द्वारा? अम्बिलिकल कार्ड, बाई, लिख लेंगे यहाँ पर, बाई अम्बिलिकल कार्ड। ये अम्बिलिकल कार्ड बहुत बार आता है। अम्बिलिकल कार्ड चाहे तो पूरी की पूरी बॉडी, पूरी टिश्यू, पूरा ऑर्गन बना सकता है ये, तो अम्बिलिकल कार्ड को लिया जाता है, टिश्यू कल्चर वगैरह में इसका यूज करते हैं। देखिए अम्बिलिकल कार्ड हो गया, आगे लिख देंगे इसका काम क्या होगा, तो लिख लेंगे ये हेल्प किसमें करेगा? अम्बिलिकल कार्ड। तो हेल्प यहाँ लिख दो, हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑफ substance to and from the embryo। इन इम्ब्रियो से सब्सटेंस वगैरह को क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना। तो इतनी बातें समझ में आ जाएंगी आपको, एक एक पॉइंट यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगी। आगे देख लेंगे यहाँ पर, जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा देखेंगे एक्ट करता है जैसे कि कैसे, एक इंडोक्राइन टिश्यू की तरह, और प्रोड्यूस क्या करता है? एंड प्रोड्यूस मैनी हार्मोन्स। हार्मोन्स का नाम आपसे पूछा जाएगा, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, तो देखेंगे एक होगा हमारा HCG,
एचसीजी का नाम बता देता हूँ भाई, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्या आपको समझ आ रही है? एचसीपी, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन, पहला हार्मोन तो ये निकाला, एक हार्मोन और निकालेगा यहाँ पे, एलपी सॉरी एचपीएल, एचपीएल। तो पहला एचसीजी समझ में आ गया, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन। अगला हमारा हो जाता है बेटा क्या है? एचपीएल, यानी लिख देंगे इसको ह्यूमन प्लेसेंटल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, लैक्टोजन। और साथ ही साथ आप देखेंगे अभी एक हार्मोन और निकलेगा रिलैक्सिन के नाम से। जो यूटेराइन की जो वॉल्स होती है उसको जब वो रोटेट करती है, रिलैक्सेशन, अभी आगे बताता हूँ उसके बारे में। साथ ही साथ कुछ एक एक्स्ट्रा निकलते हैं, देखिए कौन कौन सा निकलते हैं। और इसमें निकलेगा एस्ट्रोजन भी निकलेगा, आपको मिलेगा, और आपको इसमें प्रोजेस्ट्रोजन भी निकलेगा, ये सब निकलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे बाद में बेटा क्या होता है, लेटर ऑन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक हार्मोन और दिखाई पड़ेगा, अभी मैंने आपसे बताया था रिलैक्सिन, रिलैक्सिन के नाम से होता है। तो यानी हमने देखा पहले एचसीजी, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन, फिर आपने देखा एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये निकल गया। साथ ही साथ इसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन्स, है ना, प्रोजेस्ट्रोजन, ये सब निकलते ही निकलते हैं। एज वेल एज लेटर ऑन बाद में इसमें क्या निकलता है, रिलैक्सेंस निकलता है, ठीक है ना। रिलैक्सेंस निकलेगा जो क्या करेगा, लिख लेंगे आल्सो सिक्रीटेड फ्रॉम, ये कहाँ से सब निकल रहे हैं, सिक्रीटेड फ्रॉम, एक तो प्लेसेंटा से भी निकल सकते हैं और एक एंड ओवरी से निकल रहे हैं, ठीक ना। तो ये सब बातें जो आप देख पा रहे हैं बेटे, ये जितनी भी चीजें हैं लिख लेंगे आप। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली इन वोमेन, ओनली इन वोमेन प्रोड्यूस्ड these हार्मोन्स। यानी इससे एक चीज हमें सीखने को मिला कि प्रेगनेंसी के दौरान ही मात्र यह सारे हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। समझ में आ गई इतनी बातें? तो ये सब चीजें यहाँ पर धीरे धीरे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और इसमें और भी हार्मोन्स निकलते हैं, बताएंगे अभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या तो एक मिनट इसके नीचे देख ही लेते हैं वो कौन सा हार्मोन है, ताकि इसी के साथ रहेगा तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए इतनी बातें समझ आ गई। एचपीएल क्या, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन क्या है, फिर यहाँ पर आपने देखा ये सीजी क्या, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन होता है, ये तो निकलेगा रिलैक्सेंस, तीन से ये तीनों निकल ही रहे हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, ये तो निकल रहेंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं, ये सब तभी निकलेंगे किसी भी ह्यूमन यानी वोमेन्स के अंदर निकलेगा एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में इन हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ती है। नॉर्मल ऐसे आम जीवन में आप देखेंगे वोमेन्स में ऐसा नहीं निकलता है, जब प्रेग्नेंट औरत होती है उसी दौरान में निकलेगा। साथ ही साथ देखेंगे इसमें कुछ हार्मोन्स और निकलेंगे, कुछ हार्मोन्स के लेवल बढ़ जाते हैं, जैसे इसमें आप देख पाएंगे, जैसे यहाँ पर मैं डैश बना के लिख देता हूँ, यहाँ पर एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्ट्रोजन्स होता है, फिर होगा इसमें कॉर्टिसोल, या हम कह सकते हैं इसमें प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन होता है। ये सब क्या होते हैं, इनके लेवल भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ये सब इंक्रीज होते हैं। भाई हो सकता है कि कुछ मिल्क प्रोडक्शन में करवाए, लैक्टेशन में यूज कर लिया जाए। तो यानी ये सब प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल और प्रोलैक्टिन और ये सब लेवल इनका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, जो कि किसमें सपोर्ट करते हैं, लिख लीजिए ये चाहिए तो यहाँ पर, ये लोग सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट किसमें करेंगे भाई, तो सपोर्ट करेंगे ये लोग फीटल ग्रोथ में, किसमें,
फीटल जो गर्भ में बच्चा एम्ब्रियो है उसको ग्रोथ करने में, साथ ही साथ ये काम क्या करेंगे, जो भी मेटाबॉलिक चेंज होंगे, मेटाबॉलिक चेंज किसमें, इन मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखा है कि जितने भी हार्मोन्स आप दिखाई पड़ रही है सब के सब फीटल के ग्रोथ में यानी जो एम्ब्रियो उसके ग्रोथ में मदद करेंगे, और मेटाबॉलिक जो भी चेंजेस हो रहा है माता के शरीर के अंदर वो सब चीजों में मैनेज करेंगे, एज वेल एज मेंटेन्स द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंस को क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेंगे। तो ये तमाम हार्मोन जो होते हैं प्लेसेंटा में निकलते हैं, इसका एक अपना अहम रोल होता है जो आपने समझ लिया होगा आई होप। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे नहीं होता। चलिए साथियों, तो आगे देखेंगे कि ये जब आफ्टर इम्प्लांटेशन होता है, आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, यानी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एम्ब्रियो, ये कल बताया था मैंने आपको। द इनर सेल मास एम्ब्रियो क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, डिफरेंशिएट्स इनटू आउटर, एक आउटर लेयर बनाएगा बेटा। आउटर लेयर जो बनेगा इसको क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म एंड इनर लेयर भी बनाएगा, यहाँ पर इनर लेयर बनाएगा। इनर लेयर क्या कहलाएगा इसका, एंडोडर्म। बाद में आप देखेंगे कुछ समय बाद, लेटर ऑन सून अपीयर बिटवीन एक्टो एंड इंडो डर्म लेयर, इन दोनों बीच में आपको एक लेयर और दिखाई पड़ता है, इस कॉल्ड एज द मेसोडर्म। क्या कहते हैं, मेसोडर्म लेयर। तो ये चीजें होता था, हमने बता दिया था कि इनर सेल वॉल जो होता है जो कि एम्ब्रियो होता है बाद में डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएट करने पर बाहर वाला जो होता है आउटर वाला एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करता है, अंदर की तरफ आप देखेंगे तो इंडोडर्म बनाता है। कुछ समय बाद आप देखेंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो आप देखेंगे मेसोडर्म इन दोनों के बीच में, जैसे ये बीच में जो बाहर वाला है एक्टो, ये इंडो, और बीच में क्या बनाएगा, मेसोडर्म बना देगा। तो इस प्रकार से एक्टो, मेसो और इंडोडर्म में हमारा एम्ब्रियो जो होता है डिफरेंशिएट हो जाता है इनर सेल मास में। क्लियर यहाँ तक बातें। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपसे पार्चुरेशंस के बारे में, यानी अब हम देखेंगे इसमें कि पार्चुरेशंस एंड लैक्टेशंस। देखिए बच्चे को अगर डिलीवरी टाइम जो होती है, डिलीवरी होना बच्चे का पार्चुरेशन कहलाता है। मिल्क प्रोडक्शन जो होता है मेमरी ग्लैंड के माध्यम से, डक्ट के माध्यम से होता हुआ एम्पुला में आकर के खुलता है, फिर लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स में आकर के बच्चा उसको सख्त करता है। तो ये जो प्रोसेस है मिल्क का फॉर्मेशन लैक्टेशन कहलाता है। बहुत आसान है, दो दो लाइन देख लीजिए फिर इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। देखेंगे, देखिए होता क्या इसमें कि ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी है ना, कितनी होती है, 9 मंथ। 9 मंथ में +7 या -7 भी हो सकता है, यानी 7 दिन घट भी सकता है या फिर बढ़ भी सकता है, ये भी होता है। 9 मंथ तो होता है ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन होता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का वो 9 महीना होता है, 7 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो ये होता है, इस पीरियड को ही हम लोग बेटा क्या कहते हैं, इस पीरियड का ही नाम पड़ जाता है। मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये आपको उसमें बताया नहीं गया होगा, इसको हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, gestation period. The gestation period is that period in which a lady delivered to the baby. यानी कुल मिलाकर के जो टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, जो समय होता है उसी को जेस्टेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज तो आपको बताया ही गया है। फिर देखेंगे जो एक्चुअली होता है कि जो पार्चुरेशन वाला सिस्टम है हार्मोनल होता है, तो लिख लेंगे यहाँ पर कि पार्चुरेशन
इज ए या इज हार्मोनल प्रोसेस, है ना। होता क्या इसमें, बहुत ज्यादा विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस यूटेरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा विगरस कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस के जो वाल होते हैं बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती फैलती है। अच्छा, होता क्या कि जो बच्चा होता है वो सर्विकल कैनाल के माध्यम से, वेजाइना के माध्यम से इतनी आसानी से आ नहीं सकता है जब तक ऊपर से उसको पुश ना किया जाए, जब तक यूटेरस की वाल उसको कॉन्ट्रैक्ट ना करती, सिक्योरिटी ना हो, सिक्योर करके प्रेशर डाल कर वो एग्जिस्ट ना करती हो, इम्पल्स ना करती हो, जब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो यही चीज लिखा है कि पार्चुरेशन इज ए हार्मोनल प्रोसेस, जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं और ये क्या करते हैं, विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस होता है, जिससे एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी के दौरान ये सब चीजें होती हैं, जो कि क्या करती हैं, काज डिलीवरी काज डिलीवरी ऑफ फीटस, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ कहते हैं, इसी का नाम क्या कह देते हैं, इसी को बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, अगर आपसे पार्चुरेशन कोई पूछेगा तो कह दीजिएगा एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी का द डिलीवरी ऑफ द फीटस, इसको द पार्चुरेशन, अभी जो मैंने आपसे बताया था। तो लिखेंगे बेटा, होता क्या है कि ये एक्चुअली क्या होता है कि एक सिग्नल होता है, लिख लेंगे हम, सिग्नल फॉर पार्चुरेशंस प्लेसेंटा induced mild uterine contraction। अच्छा, जब होता क्या है कि पार्चुरेशन एक सिग्नल है, यानी पार्चुरेशन होना यानी ये बता रहा है कि जो बच्चा जो है बिल्कुल फुल्ली मेच्योर हो चुका है डिलीवर होने के लिए, बाहर आने के लिए, तभी तो पार्चुरेशन दौरान शुरू हो गई है। तो वही चीज मैंने लिखा कि एक पार्चुरेशन एक सिग्नल है, जो कि बच्चा एम्ब्रियो में बिल्कुल मैच्योर हो चुका है बाहर आने के लिए। तो इसमें होता है कि जो प्लेसेंटा इंड्यूस करता है, प्लेसेंटा ही इंड्यूस करता है, किस लिए, माइल्ड द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारे यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए माइल्ड यानी इंड्यूस करने का काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। एंड इसी का नाम पड़ जाता है, ये पूछा जाता है कि जब प्लेसेंटा इंड्यूस करता है यूटेराइन की वॉल को या मसल्स को कांटेक्ट करवाता है, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, तो उसका नाम लिख लेंगे भाई, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? Fetal ejection reflex is that condition in which the placenta induced to the uterine contraction to the deliver of the baby is called as the fetal ejection reflex। क्लियर यहाँ तक बात है? अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे और हम देख लेंगे इसमें क्या होता है बेटा, कि होता क्या है कि मेन जो पार्चुरेशन हार्मोन्स होता है, पार्चुरेशन हार्मोन्स होता है, इस नाम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन। क्या नाम होता है, ऑक्सीटोसिन या ऑक्सीटोसिन कह दीजिए। ये किसमें मदद करता है, तो ये भी लिख लीजिए इसी लाइन में, विच एक्ट ऑन यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। भाई ये अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन ना निकले तो उस पीड़ा को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है ना। इतनी ज्यादा मतलब हड्डियां, कम से कम 100 हड्डियां टूटने की बराबर उतना पेन होता है जब डिलीवरी होती है बच्चे की। तो सोचिए उस इतनी हिम्मत कौन देता है, तो एक हार्मोन्स होता है जो भगवान का वरदान होता है, ईश्वर का वरदान है, ऑक्सीटोसिन। यही उस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान उसको क्या करता है, उस पीड़ा को सहने की क्षमता देता है डिलीवरी के टाइम। क्लियर यहाँ पर? तो ले लेंगे, जो क्या करता है, दिस लीड, ये लीड करता है किस चीज को, दिस लीड
एक्सपल्शन, एक्सपल्सन, एक्सपल्सन ऑफ बेबी, अभी मैंने बताया था बच्चे को एक्सपल्ड करना, बाहर निकालना, एक्सपल्शन ऑफ बेबी, बेबी कैनाल, है ना, कैनाल आउट ऑफ, आउट ऑफ यूटेरस थ्रू बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल, ठीक है ना। कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, कहते हैं पार्चुरेशन, अभी मैंने आपको बताया भी था, एक बार यहाँ पर एक डिफरेंस ये भी लिख सकते हैं, पार्चुरेशन, ठीक है ना। तो प्लेसेंटा जो होता है एक्सपल्ड आउट होता है यूटेरस, फिर देखेंगे आज से एक लाइन इसमें और देखेंगे, बहुत छोटा पॉइंट है, जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है बेटा, यानी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कहाँ से निकलेगा, मेमोरी ग्लैंड से, अभी मैंने तो डक्ट के होता हुआ एक ब्रॉड एरिया होता है, एम्पुला होता है, एम्पुला से होता हुआ फिर लैक्टिक फेरस ट्यूब्यूल्स में जाता है, जहां पर उसको सक्ट आउट किया जाता है। तो ये मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक ना, इन मेमोरी ग्लैंड के द्वारा, मेमोरी ग्लैंड के द्वारा होता है। इसी को नाम क्या दिया जाता है, लैक्टेशन कहते हैं। अच्छा होता कैसा, ये डक्ट से होता हुआ एम्पुला में आता है, फिर यहाँ से लैक्टिक फेरस ट्यूब्यूल में जाता है, फिर बाद में उसको क्या कर दिया जाता है, सक्ट आउट किया जाता है। तो ये प्रोसेस आपको मैंने पढ़ाया है, मेमोरी ग्लैंड को एक्सप्लेन किया था, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इसीलिए ज्यादा इस पर यहाँ डिटेल नहीं देते हैं। अच्छा इसको लैक्टिफेरस कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ दिया ना, लैक्टेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लैक्टोज होता है इसका मतलब ही होता है बेटा क्या, मिल्क, क्या होता है, मिल्क, तो इसीलिए इसको हम लैक्टोज बोलते हैं। अच्छा इसमें दो प्रकार के होता है, एक होता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन जो क्या करता है, मिल्क के प्रोडक्शन में मदद करता है, मिल्क के प्रोडक्शन में मदद करता है, और साथ ही साथ इसमें भी एक आपने देखा था ऑक्सीटोसिन, ये क्या करता है, मिल्क को इजेक्शन करता है, यानी मिल्क को बाहर निकालता है। भाई मिल्क को कोई प्रोडक्ट तो करो, मिल्क का कोई प्रोडक्शन तो करो, उत्पाद तो उसका पैदा करो, फिर हम इसको क्या करेंगे, मिल्क को इजेक्ट कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो अलग अलग हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन और हमारा प्रोलैक्टिन, क्लियर है ना। अब आप देखेंगे कि कुछ आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी फ्यू डेज, यानी फ्यू डेज तक आप देखते हैं कि फ्यू डेज तक बच्चे के जो माँ का जो मिल्क होता है, उस मिल्क का नाम क्या होता है भाई, उस मिल्क का नाम होता है कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम जिसके अंदर जो एंटीबॉडी होता है आईजीए, इम्यूनोग्लोबिन ए, कौन सा एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबिन ए, आईजीए। इस कोलेस्ट्रम की मात्रा इतना ज्यादा होती है, लगभग 7-8 दिन तक के बच्चे को जन्म देने के बाद माँ के मेमोरी ग्लैंड से ये निकलता रहता है, और इसमें इतना ज्यादा ताकत होता है जो बच्चे के अंदर प्रतिरोधक क्षमता, यानी उसके शरीर को क्या बनाता है, मजबूत देता है, यानी उसके शरीर को रेजिस्टेंस बनाता है, रेजिस्टेंस फॉर न्यूबॉर्न बेबी। तो आपने देखा, अब क्योंकि डॉक्टर भी इसको सजेस्ट करते हैं कि जब बच्चे को जन्म दिया जाता है, आजकल फैशन में होता है ना कि बच्चे को माँ ने जन्म दे दिया, उसके बाद में उसको क्या करते हैं, दूध नहीं पिलाते, निपुल मंगा दिया या कुछ अलग चीज दे दिया, उसको खाता पीता रहता है उसी को, लेकिन वो चीज नहीं होना चाहिए। बच्चे को जन्म देने के बाद कम से कम 15-20 दिन तक या हफ्ता 10 दिन तो मैक्सिमम मिनिमम चाहिए ही चाहिए, उतना उसको मिल्क देना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो एंटीबॉडी आईजीए नाम का कोलेस्ट्रम जो होता है, वो कोलेस्ट्रम उसके शरीर में जाए, और शरीर में जब वो पहली बार जाता है 2-4-10 दिन 15 दिन, तो उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर देता है, रेजिस्टेंस बना देता है। किसी भी प्रकार के फॉरेन पार्टिकल्स जब उसके अटैक करते हैं, तो वही कोलेस्ट्रम जिस जो कि एंटीबॉडी है, उससे बाहर की फॉरेन पार्टिकल से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए हमने ये बताया कि फ्यू आफ्टर द बर्थ फ्यू 7 to 8 डेज मिनिमम बॉडी में जो मिल्क होता है उसका, उसमें कोलेस्ट्रम की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए उसको कोलेस्ट्रम मिल्क के नाम से भी जाना जाता है, आईजीए नाम का उसमें एंटीबॉडी का, समझ में आ गया। तो चलिए, ये हमारा बेटा जो आज का लेक्चर रहा है इस चैप्टर का, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर रहा है। अब हम लोगों ने लगभग ईमानदारी के साथ 2 चैप्टर खत्म कर लिया है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लियर है। बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स के साथ खत्म किया, ये नहीं है कि बस बोल दिया मैंने
और आपने सुन लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बाकायदा लिखाया भी है, फिगर भी ड्रा करवा दिया है जहाँ जरूरत पड़ी है जहाँ पर। और अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको ईमानदारी से पढ़िए, खूब जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन के साथ खूब बढ़िया नोट्स अपना तैयार करते रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि आने वाले समय में आपको कंपटीशन लेवल और एग्जाम पर हर जगह पर अच्छे से फोकस कर पाए। ठीक है, तो अब हम लोग जब मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ पढ़ेंगे, यानी ह्यूमन जो है रिप्रोडक्शन हेल्थ जो है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके बारे में देखेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आप जाकर टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको इसका पीडीएफ नोट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन शॉट जरूर ले लीजिए।